भारत माता की वंदे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एसपीसी। एसपीसी क्या होती है? तो आइए चलिए शुरू करते हैं। एसपीसी क्या होती है? व्हाट इज़ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, एसपीसी। डेफिनेशन: कंट्रोलिंग द प्रोसेस वेरिएशन बाय यूजिंग स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड एसपीसी। एसपीसी की फुल फॉर्म होती है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, और अपने प्रोसेस की वेरिएशन को स्टैटिस्टिक्स के द्वारा कंट्रोल करना ही एसपीसी कहलाता है। और स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम द सैंपल डाटा टू एस्टिमेट द प्रोसेस आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। हमारे सैंपल डाटा में से हमारे प्रोसेस के लिए जो भी जानकारी निकल के आती है उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। प्रोसेस: व्हाट इज प्रोसेस? कन्वर्टिंग एन इनपुट इनटू आउटपुट बाय यूजिंग मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड एंड एनवायरनमेंट। आदमी, मशीन, मटेरियल की मदद से और एनवायरनमेंट की मदद से जो भी हम अपने प्रोसेस में इनपुट देते हैं उनको आउटपुट में कन्वर्ट करना ही प्रोसेस कहलाता है। कंट्रोल: एंश्योरिंग टू मेक अ वेरिएबल टू बी विद इन द स्टेटेड लिमिट। मतलब हम अपने प्रोसेस को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, जो हमारे प्रोसेस में जो वेरिएबल है हम उसको किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, ये कंट्रोल उस चीज़ का होता है। और हम सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर एक टाइम पे एसपीसी ही कर सकते हैं। मान लिया जाए कि एक पार्ट के अंदर 10 डायमेंशन है, तो उस 10 डायमेंशन में से सिर्फ हम एक ही डायमेंशन के ऊपर एसपीसी करते हैं, तो ये कंट्रोल हमारा एक डायमेंशन के ऊपर होता है। नो एसपीसी: SPC is developed by Dr. Walter A. Shewhart during 1920s in Bell Lab। इसको डॉक्टर वाल्टर ए शेवार्ट ने 1920 में बेल लैब में डेवलप किया था SPC को। और जो SPC का जो करंट एडिशन है वो सेकंड एडिशन पब्लिश जो हुआ था जुलाई 2005 में, वो इस टाइम पे चल रहा है। प्रिंसिपल ऑफ SPC: SPC का प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ SPC इज रेड्यूस वेरिएशन। मेनली हम एसपीसी करते हैं सिर्फ वेरिएशन को कम करने के लिए, और कोई हमारा कारण दूसरा नहीं है जिसके लिए हम एसपीसी करें। एसपीसी सिर्फ वेरिएशन को ही कम करने के काम आती है। वो वेरिएशन छोटी चीज़ नहीं है, वेरिएशन बहुत बड़ी चीज़ है। तो चलिए जानते हैं कि वेरिएशन क्या होता है। व्हाट इज़ वेरिएशन? वेरिएशन हमारे मदर नेचर के साथ, हमारे एनवायरनमेंट के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि कोई भी दो चीज़ें सेम नहीं बन सकती। इस दुनिया में कोई भी ऐसी दो चीज़ें नहीं है जो सेम हो, कुछ ना कुछ उनके अंदर डिफरेंस रहता है। जो डिफरेंस रहते हैं उसे ही वेरिएशन कहते हैं। तो हम वेरिएशन को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, वेरिएशन को ख़त्म बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसको कम किया जा सकता है। तो एक्चुअल में वेरिएशन क्या होता है? डिफरेंस इन एक्चुअल आउटपुट एंड डिजायर्ड आउटपुट इज कॉल्ड वेरिएशन। जिस तरीके का आउटपुट जो हम चाहते हैं और जो आउटपुट्स एक्चुअल में निकल के आता है उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम वेरिएशन कहते हैं। तो वाई डू वी वांट टू रिड्यूस वेरिएशन? हम वेरिएशन को कम करना क्यों चाहते हैं? जब प्रकृति ही की तरफ से ही वेरिएशन हो रहा है, जिसको प्रकृति ने ही कह रखा है कि वेरिएशन तो आएगा ही आएगा, फिर हम उसको कम क्यों करना चाहते हैं? आइए उसको जानते हैं। बिकॉज वेरिएशन इज द मेन सोर्स ऑफ वेस्टेज, अनडिजायर्ड रिवर्क, रिजेक्शन, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन एंड मैनी हिडन अनकवरेबल कॉस्ट। क्योंकि वेरिएशन ही एक कारण है जिसके कारण हमारी रिजेक्शन बढ़ती है, दोबारा से हमें रिवर्क करना पड़ता है, और जो भी है हमारी हिडन कॉस्ट जो है हमारे प्रोसेस में बढ़ती है। इसलिए हम वेरिएशन को कम करना चाहते हैं। वेरिएशन कैन नॉट बी एलिमिनेट, ओनली वी कैन मिनिमाइज द वेरिएशन। वेरिएशन को हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसको कम किया जा सकता है। तो इसको कम करने के लिए हम एसपीसी का यूज़ करते हैं, और भी हम अदर क्वालिटी टूल्स का जो यूज़ करते हैं वो वेरिएशन को ही मेनली कम करने के लिए करते हैं, पर मेनली एसपीसी का यूज़ वेरिएशन कम करना है, और एमएसए का यूज़ भी वेरिएशन को ही कम करना है। तो नेक्स्ट, अगर आपने इस पिक्चर को समझ लिया तो आपको 70% एसपीसी इसी पिक्चर में ही समझ में आ जाएगी। तो इस पिक्चर को ध्यान से देखें और जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक ब्लैक कलर की गाड़ी है, एक वाइट कलर की गाड़ी है। इसके बीच में एक पार्किंग का एरिया है, और पार्किंग का एरिया जो है वो 4 फुट का है। अब मान लेते हैं कि आपके पास 3 गाड़ी हैं। एक गाड़ी की चौड़ाई है 3 फुट, एक गाड़ी की चौड़ाई है 4 फुट, और एक गाड़ी की चौड़ाई है 5 फुट। तो तीनों की अलग अलग चौड़ाई है। 3 फुट की गाड़ी चौड़ी, 3 फुट चौड़ी गाड़ी, 4 फुट चौड़ी गाड़ी और 5 फुट चौड़ी गाड़ी। तो फिर आगे चलिए समझते हैं। अब आपको अपनी गाड़ी इसके अंदर पार्किंग करनी है। तो जब आप अपनी 3 फुट की गाड़ी यहाँ पर लेके आएंगे तो 3 फुट की गाड़ी आराम से पार्क हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर जब आप सेकंड नंबर पे जब 4 फुट की गाड़ी लेके आएंगे तो 4 फुट के एरिया के अंदर 4 फुट की गाड़ी
घुस जाएगी। अगर आप सही से लेके जाएंगे तो 4 फुट की गाड़ी इसके अंदर पार्क हो जाएगी। पर जब हम 5 फुट की गाड़ी लेके आएंगे तो उसका यहाँ पर घुसना नामुमकिन है। 5 फुट की गाड़ी यहाँ नहीं घुस सकती। सीपी हमारी प्रोसेस कैपेबिलिटी है और सीपी के प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स है। सीपी से हमारे प्रोसेस का स्प्रेड पता चलता है। ये स्प्रेड जो है हमारे प्रोसेस का कितना है, कस्टमर के स्प्रेड के अगेंस्ट हमारे प्रोसेस का स्प्रेड कितना चल रहा है। और सीपी के हमारे प्रोसेस का सेंटर बता रहा है, मतलब कि हमारी गाड़ी सेंटर में खड़ी हो रही है कि सेंटर से आउट जा रही है, ये हमारा सीपी के बताते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। कैलकुलेट प्रोसेस कैपेबिलिटी। प्रोसेस कैपेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? सीपी इज इक्वल टू यूएसएल माइनस एलएसएल बाय 6 सिग्मा। ये हमारे सीपी का फॉर्मूला होता है। तो जब भी आप इंटरव्यू में देने जाएं या फिर कहीं पर भी आपसे कोई पूछे तो सीपी का फॉर्मूला क्या है? यूएसएल माइनस एलएसएल बाय 6 सिग्मा। अब यूएसएल और एलएसएल जो होता है वो हमारी कस्टमर स्पेसिफिकेशन होती है और जो 6 सिग्मा होता है वो हमारी प्रोसेस की स्पेसिफिकेशन होती है। जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल में बताया था, जो 4 फुट का जो पार्किंग का एरिया था वो हमारा कस्टमर की स्पेसिफिकेशन थी और जो हमारी गाड़ी थी 3 फुट चौड़ी, 4 फुट चौड़ी और 5 फुट चौड़ी, वो हमारे प्रोसेस की स्पेसिफिकेशन थी। रिक्वायरमेंट टू फाइंड सीपी। हमें सीपी को फाइंड करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? टू फाइंड सीपी वी हैव रिक्वायर्ड प्रोसेस सिग्मा ओनली। सीपी को फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ प्रोसेस का सिग्मा ही पता होना चाहिए। कस्टमर स्पेसिफिकेशन हमें पहले से ही दी होती है, हमें सिग्मा फाइंड करना होता है, इससे हम सीपी निकाल लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ सीपी। सीपी की क्या लिमिटेशंस है? सीपी शो ओनली स्प्रेड ऑफ द प्रोसेस, इट डज नॉट शो द लोकेशन ऑफ द प्रोसेस। सीपी हमारे प्रोसेस का स्प्रेड ही दिखाता है। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में देखा था, गाड़ी वाले एग्जांपल के अंदर सिर्फ हमारे को सीपी ने ये बताया था कि हमारे प्रोसेस का स्प्रेड कितना है, 5 फुट है, 3 फुट है या 4 फुट है, सिर्फ उसने इतना बताया था। प्रोसेस का सेंटर नहीं बताया था। प्रोसेस के सेंटर के लिए हमें सीपी के पे जाना पड़ा था। तो यही इसके अंदर सीपी में कमी है कि ये सीपी सिर्फ प्रोसेस का स्प्रेड ही बताता है। फॉर अ ट्रूली कैपेबल प्रोसेस स्प्रेड मस्ट बी स्मॉलर टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन। एक अच्छे प्रोसेस के लिए हमारे कस्टमर की स्पेसिफिकेशन से हमारे प्रोसेस का स्पेसिफिकेशन कम होना चाहिए। जब हमारे प्रोसेस का स्पेसिफिकेशन कस्टमर स्पेसिफिकेशन कम होगा तभी हमारे सीपी की वैल्यू 1 से ऊपर आएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीपी इज इक्वल टू 1। सीपी 1 का क्या मतलब है? जैसा कि मैं गाड़ी के एग्जांपल में भी आपको समझा चुका, पर फिर भी एक बार आप फिर से समझिए। लेट्स अज्यूम आवर कस्टमर टॉलरेंस इज़ 1 mm एंड आवर प्रोसेस टॉलरेंस इज ऑब्जर्व 1 mm। मान लिया जाए कि हमारे कस्टमर ने जो टॉलरेंस दी थी वो 1 mm थी और जो हमारे प्रोसेस की जो टॉलरेंस निकली है वो भी 1 mm निकली है। तो हमें सीपी का फॉर्मूला पता है, कस्टमर टॉलरेंस अपॉन में प्रोसेस टॉलरेंस या फिर कस्टमर स्पेसिफिकेशन अपॉन प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। तो कस्टमर की जो स्पेसिफिकेशन है वो 1 है, 1 mm, और हमारे जो प्रोसेस की स्पेसिफिकेशन जो है वो भी 1 आ रही है। तो इसका रिजल्ट क्या हो? 1। इसका मतलब कि जो हम 100% है अपने कस्टमर की टॉलरेंस का यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारा सीपी 1 आ रहा है तो इसका मतलब हमने अपने कस्टमर की जितनी भी टॉलरेंस है उसका 100% यूज़ करा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीपी 1.33? सीपी 1.33 का क्या मतलब है? लेट्स अज्यूम अवर कस्टमर टॉलरेंस इज़ 1 mm। हमारे कस्टमर की जो टॉलरेंस है वो 1 mm है और जो हमारे प्रोसेस की टॉलरेंस है वो 0.75 आ रहा है। तो जब हम सीपी फाइंड करेंगे कस्टमर टॉलरेंस अपॉन प्रोसेस टॉलरेंस, कस्टमर टॉलरेंस हमारी 1 mm है, उसको जब हम 0.75 से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट जो आएगा 1.33। इस 1.33 का मतलब है कि हमने अपने प्रोसेस की 75% कस्टमर की टॉलरेंस का यूज़ किया है। तो जो 1.33 आ रहा है ये हमारा सही है। 1 आने की कंडीशन में भी हमारा प्रोसेस ख़राब ही होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीपी 1.67? सीपी 1.67 का मतलब क्या है? हमारे प्रोसेस की जो टॉलरेंस है, जो कस्टमर ने जो हमारी टॉलरेंस दी है वो 1 mm है और जो हमारे प्रोसेस की टॉलरेंस जो आ रही है वो 0.60 mm आ रही है। तो जो हमारा सीपी का फॉर्मूला है कस्टमर टॉलरेंस अपॉन प्रोसेस टॉलरेंस, 1/0.60 इक्वल टू 1.67। मतलब हमने अपने कस्टमर की 60% कस्टमर की टॉलरेंस का यूज़ किया। ये टॉलरेंस किस से निकालते हैं इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। थंब रूल। जितना भी हमारा सीपी आ रहा है उसको अगर हम इस फॉर्मूला में डाल देंगे तो हम कितने टॉलरेंस यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोसेस की वो हम उसको निकाल देंगे। फॉर्मूला है 1/CP गुणा 100, 1 अपॉन प्रोसेस कैपेबिलिटी इंटू 100।
इज इक्वल टू टॉलरेंस यूज्ड। इससे हमारी टॉलरेंस पता चल जाती है। तो जैसे कि हमारा जो CP आया है, मान लेते हैं कि 1.33 आया है, तो हमने करा 1 डिवाइड बाय 1.33 इंटू 100। इसको जब करेंगे तो 75.18% आएगा। तो इससे हमें पता चलता है जब हमारे CP की वैल्यू 1.33 है तो उस टाइम पे जितनी हमने टॉलरेंस यूज़ करी वो है 75.18। कस्टमर स्पेसिफिकेशन का हमने 75.18% यूज़ करा। इसी तरीके से जब CP की वैल्यू हमारी 1.67 आती है या फिर 1.50 आती है या कुछ भी आती है, उसको हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि हम एक्चुअल में अपनी कस्टमर स्पेसिफिकेशन का कितना टॉलरेंस हम यूज़ कर रहे हैं। अब हमने CP को समझ लिया, अब CPK को समझते हैं, प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स जैसे कि मैंने गाड़ी वाले एग्जांपल में बताया था कि वो प्रोसेस का सेंटर को ये बताता है। इससे हम अपने प्रोसेस के सेंटर को सेट करते हैं। तो CPK को निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, CPU एंड CPL। इसमें हम इसका जो फॉर्मूला है वो है USL माइनस S∬ बटा 3 सिग्मा, और CPL का जो फॉर्मूला है S∬ माइनस LSL बटा 3 सिग्मा। USL और LSL, USL अपर स्पेसिफिक लिमिट, LSL लोअर स्पेसिफिक लिमिट होती है। इन दोनों में CP और CPL के अंदर जो भी मिनिमम होता है उसको हम CPK मानते हैं। जिसकी भी वैल्यू इन दोनों को कैलकुलेट करने पे कम आएगी उसको हम CPK कहते हैं। रिक्वायरमेंट टू फाइंड CPK को फाइंड करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होते हैं? टू फाइंड CPK वी हैव रिक्वायर्ड प्रोसेस सिग्मा एंड लोकेशन ऑफ प्रोसेस। CPK को फाइंड करने के लिए हमारे पास प्रोसेस का सिग्मा होना चाहिए और साथ में ही मीन होना चाहिए प्रोसेस का। CP को फाइंड करने के लिए सिर्फ हमारे को प्रोसेस का सिग्मा चाहिए होता है और CPK को फाइंड करने के लिए प्रोसेस सिग्मा और मीन दोनों की ज़रूरत होती है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं CPK को कैसे कैलकुलेट करा जाता है। सपोज ड्राइंग डायमेंशन इज़ 10 ± 0.30। मान लिया जाए कि एक ड्राइंग की जो डायमेंशन है वो है 10 ± 0.30। तो जो इसमें अपर स्पेसिफिक लिमिट होगी 10.30 होगी, क्योंकि जब 10 में प्लस 0.30 करेंगे तो 10.30 आएगा, और जो लोअर स्पेसिफिक लिमिट आएगी 10 - 0.30, मतलब लोअर स्पेसिफिक लिमिट हमारी 9.70 होगी। सपोज प्रोसेस सिग्मा इज़ 0.1 एंड मीन इज़ 10.10। मान लिया जाए कि प्रोसेस का सिग्मा हमारा 0.1 है और जो मीन है वो है 10.10। तो CPU की फॉर्मूला जो हमने पुट करा USL माइनस S∬ बटा 3 सिग्मा, 10.30 अपर स्पेसिफिक लिमिट है और हमारा मीन है वो 10.10 है बटा 3 इंटू में सिग्मा की वैल्यू हमारी 0.10 है, तो ये हमारा है 0.667। ऐसे ही जब हमने CPL निकाला तो हमारी जो वैल्यू आई वो 1.33। अब इन दोनों में जो कम है वो है 0.667। तो 0.667 इज़ लेस देन 1.33, सो CPK इज़ 0.667। इन दोनों में जो वैल्यू जो सबसे कम आई वो है CPU की वैल्यू कम आई, तो जो CPU की वैल्यू है हम उसी को ही CPK मानेंगे। कंक्लूजन, इफ़ आवर CPK वैल्यू लाइज बिटवीन 1.33 to 2 देन आवर प्रोसेस मीन इज़ गुड। अगर हमारी CPK की वैल्यू 1.33 से 2 के बीच में आ रही है तो हमारा जो प्रोसेस का मीन जो है वो अच्छा है। और अगर हमारे CPK की वैल्यू 1 से लेकर 1.33 तक आ रही है तो हमें इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट है। और अगर हमारा CPK की वैल्यू 1 से कम आ रही है तो आप जानते हैं कि हमें अपना प्रोसेस को बंद कर देना चाहिए और पहले रूट कॉज एनालिसिस करके करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। नोट, USL एंड LSL इज़ कस्टमर लिमिट। अपर स्पेसिफिक लिमिट एंड और लोअर स्पेसिफिक लिमिट जो है वो हमारे कस्टमर के द्वारा ही दी जाती है। जैसे कि 10 ± 0.20 के जो हमारी कस्टमर स्पेसिफिकेशन है तो 10.20 और 9.80 हमारी अपर स्पेसिफिक लिमिट और लोअर स्पेसिफिक लिमिट हो जाएगी। CL, UCL एंड LCL इज़ फाउंड फ्रॉम प्रोसेस। कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट ये हम अपने प्रोसेस से फाइंड करते हैं, इसको हम अपने कंट्रोल चार्ट में पुट करते हैं। इफ़ UCL एंड LCL इज़ लेस देन USL एंड LSL देन आवर प्रोसेस इज़
और मटेरियल इज़ ओके इन अपोजिट कंडीशन वाइस वर्सा। अगर हमारी अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट हमारे अपर स्पेसिफिक लिमिट और लोअर स्पेसिफिक लिमिट से कम आ रही है तो हमारा प्रोसेस अच्छा है और हमारा मटेरियल जो है वो सही बन रहा है। इफ़ प्रोसेस इज़ रनिंग ऑन कॉमन काउस देन वी कैलकुलेट CP एंड CPK। अगर हमारा प्रोसेस कॉमन काउस पे चल रहा है तभी हम CP और CPK कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारा प्रोसेस कॉमन काउस में नहीं चल रहा तो उस कंडीशन में स्पेशल काउस होता है उसको हम अपने प्रोसेस से पहले रिमूव करते हैं, उसके बाद ही हम CP और CPK को कैलकुलेट करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आपने सिग्मा लेवल सुना होगा, हमारा प्रोसेस कितने सिग्मा में चल रहा है। जैसे कि आपने बॉम्बे के डब्बों वालों के बारे में सुना है कि वो 6 सिग्मा में प्रोसेस करते हैं। तो आइए समझते हैं कि 6 सिग्मा क्या होता है। जैसे कि अगर हमारा प्रोसेस 2 सिग्मा में चल रहा है तो जो हमारा PPM आएगा वो इतना आएगा, और अगर हमारा प्रोसेस 3 सिग्मा में चल रहा है तो जो हमारी रिजेक्शन या फिर जिसे हम PPM कहते हैं वो इतना आएगा, 66,807। अगर हमारा प्रोसेस 4 सिग्मा में चल रहा है, हमारे प्रोसेस का सिग्मा लेवल 4 है, तो हमारी जो रिजेक्शन है वो आएगी 6,210 पीस पर मिलियन। 10 लाख में हमारे 6,210 पीस रिजेक्ट होंगे। अगर हमारा प्रोसेस 5 सिग्मा में चल रहा है तो हमारे 233 पीस रिजेक्ट होंगे 10 लाख में। और अगर हमारा प्रोसेस 6 सिग्मा में चल रहा है तो सिर्फ रिजेक्शन होगी 3.4 PPM। मतलब 10 लाख पीस बनाने पर सिर्फ 3.4 पीस ही रिजेक्ट बनेंगे। ये होता है हमारा सिग्मा लेवल। सिग्मा लेवल इज़ अ मेथड टू मेजर प्रोसेस परफॉर्मेंस। ये हमारे प्रोसेस की परफॉर्मेंस को जानने के लिए काम आता है। इट शोज प्रोसेस इज रनिंग इन सिग्मा लेवल देन प्रोसेस PPM इज़ 3.4। अगर हमारा प्रोसेस 6 सिग्मा में चल रहा है तो हमारा जो PPM आएगा वो 3.4 आएगा। अभी तक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 6 सिग्मा हमने अभी तक अचीव नहीं करा, और अदर सेक्टर के अंदर 6 सिग्मा में प्रोसेस चल रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल के अंदर 6 सिग्मा में प्रोसेस चल रहे हैं, एविएशन सेक्टर के अंदर जो भी हमारे एरोप्लेन एक्सेट्रा बनते हैं उसके अंदर भी हमारा प्रोसेस 6 सिग्मा में चल रहे हैं और 6 सिग्मा के पार भी चल रहे हैं। पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में अभी तक हमने 6 सिग्मा अचीव नहीं किया है। तो आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो देखने को मिले। तो आगे चलते हैं, हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा लेवल और जेड स्कोर और सिग्मा। हम सिग्मा लेवल, जेड स्कोर और सिग्मा को कैसे निकालते हैं, मतलब सिग्मा लेवल को अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा। मान लिया जाए कि आपके सामने ऑडिटर या फिर आपके इंटरव्यू लेने वाले ने आपको बता दिया है कि CP और CPK की वैल्यू उसने आपको बता दी, और वो आपको कहे कि अब मेरे को कितने सिग्मा में आपका प्रोसेस चल रहा है ये निकाल के बताओ। तो स्कोर निकालने का सबसे आसान मेथड ये है कि आप CPK की वैल्यू को 3 से गुणा कर दो। मान लिया जाए कि आपका CPK आ रहा है 1.33, तो जब आप CPK को 1.33 से गुणा करेंगे तो 3.99 और से 4 सिग्मा, तो आप बता सकते हैं कि आपका प्रोसेस 4 सिग्मा में चल रहा है। तो जैसे ही 4 सिग्मा हमें पता चल गया तो हमारे को अपने टेबल से देख लेना है या फिर ये टेबल हमारे को ध्यान में रखनी है कि कितना रिएक्शन आएगा पर्टिकुलर उस डायमेंशन से रिलेटेड, क्योंकि हम SPC सिर्फ एक डायमेंशन के ऊपर करते हैं, पूरे पार्ट के ऊपर नहीं करते। तो उस डायमेंशन से कितने % रिजेक्शन बनेगी वो हमें पता चलेगा। जैसे कि अगर हमारे CPK की वैल्यू 1.33 आ रही है तो हमारे को पता चल जाएगा कि हमारा जो सिग्मा लेवल है वो 4 सिग्मा आएगा। तो जो 10 लाख पीस जब बनेंगे तो 6,200 पीस रिजेक्ट बनने की कंडीशन उस कंडीशन में होती है। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको हमारा बेसिक कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, और अगर आपको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको हमारा एडवांस कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए ताकि आप अपने कैरियर के अंदर ग्रोथ कर सकें।